हेलो जी, वेलकम बैक एवरीबॉडी टू माय यूट्यूब चैनल फ्रॉम पाकिस्तान। आज की वीडियो का जनरली बोलूँ तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि इसका टाइटल मैंने पढ़ा तो उसमें से कुछ भी मुझसे पकड़ा नहीं गया। तो टाइटल जो है कि हाउ नमित मल्होत्राज रामायण, रामायण है, आई थिंक नमित मल्होत्रा की तरफ से लिखा हुआ है, विल चेंज इंडियन सिनेमा फॉरएवर। तो पता नहीं इसमें आइडिया मतलब ये नहीं हो रहा कि ये एक फ़नी वीडियो होने वाली है या इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, या इसमें कैरेक्टर्स कौन-कौन से हैं, बात क्या हो रही है, ठीक है? लेकिन अच्छी बात ये है कि इसकी आप लोगों की तरफ से डिमांड आ रही थी, आप लोग कह रहे थे कि इसको बनाया जाए, तो मैं हमेशा रिस्पेक्ट करता हूँ आप लोगों के कमेंट्स की और मैं वेट कर रहा हूँ, एक-एक कमेंट खुद पढ़ता हूँ कि आप लोग मुझे कुछ सजेशन दें, तो मैं वो वीडियोज़ देखूँ। मेरे लिए भी हेल्पफुल होगा और प्लस ये है कि मुझे आहिस्ता-आहिस्ता अंदाज़ा हो रहा है ना इंडिया की, जो लोग जो जिस किस्म का टेस्ट रखते हो आप लोग, मेरी ऑडियंस जिस किस्म का टेस्ट रखती है। इसके अलावा ये देखना पड़ता है कि इंडिया की ज्योग्राफी क्या है, इंडिया में चल क्या रहा है, ट्रैवल टूरिज़्म में क्या कौन-कौन से ट्रेंड्स हैं। तो आप लोगों की जो पसंद होगी, चूँकि आप लोग उसको करीब से देख रहे हो, तो आहिस्ता-आहिस्ता मुझ तक ट्रांसफ़र होगी। तो एक टाइम आएगा मैं आप लोगों के साथ जेल हो जाऊँगा, फिर मुझे पता होगा जो वहाँ पे बात हो रही होगी, मेरे कानों में उसी वक़्त सुनाई दे रही होगी। तो ख़ैर इन सारी बातों को हम करते रहते हैं, बार-बार करते रहते हैं। तो आज की वीडियो हम देखते हैं। आई होप मुझे भी बहुत पसंद आने वाली है। आपको तो पसंद आएगी क्योंकि आप लोग ही मुझे कह रहे हो ये बनाने के लिए। और और आप लोग चैनल पर आते हैं, वीडियोज़ पर देख रहे हैं, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। सब्सक्राइब कर दिया करें क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलती है मुझे भी न्यू वीडियोज़ बनाने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, अगर आती है तो आप लाइक कर दीजिएगा। वरना सब कुछ छोड़ें, इन बातों को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, मेरे साथ आ जाएँ, पहले देखते हैं वीडियो और फिर करेंगे इसके बारे में बातें बाद में। लेट्स स्टार्ट द वीडियो टुगेदर। सांस लेता हूँ तो रामायण की एक और अपडेट डराने आ जाती है। साला मेकर से ज्यादा नर्वसनेस तो हम ऑडियंसेस को हो रही है। कसम से इस समय इंटरनेट पे दो ही धुरंधर हैं जिनके आए दिन टपक रहे पॉडकास्ट से रिकवर करने में ही हफ्ते गुजर जाते हैं। My mother at home is an incredible Ram Bhakt. मेरा आकलन ठीक है तो अब की दशहरा रावण नहीं सलमान खान जलेगा। मतलब ऐसा लग रहा है शूर्पणखा पर्सनली इस प्रोजेक्ट के फेल होने के लिए जाप कर रही है। पहले तो रावण सिंपैथाइजर्स कैसे इस पिक्चर के आने पे बवाल मचा सकते हैं, अर्नब भाई को दोबारा रोजगार दिलवा सकते हैं। Don't make him famous. ये तो मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया ही था, बट अब इसके ऊपर ट्रम्प चाचा की गेंद मस्ती तो देखो। शेयर गिराने वाले टैरिफ ऐसे चिपका रहे हैं मानो दूसरों की तारीफ में लिखे गए शेर हो। देखा देखा, टैरिफ, तारीफ, शेयर, शेर, कॉमेडी। वाह वाह ना वाह। बेसिकली अब यूएस में ना शूट होने वाली फिल्मों पे 100% टैरिफ लग चुका है। यानी हमारी फिल्में खरीद के दिखाने वाले यूएस डिस्ट्रीब्यूटर्स और टिकट खरीद के देखने वाली यूएस की जनता को डबल प्राइस पे करना पड़ेगा। अब ऐसे माहौल में 4000 करोड़ कैसे रिकवर होगा नमित भाई? मैं ना क्या कर सकता हूँ यार। अब इस मास्टर स्ट्रोक फैसले के चलते या तो वायरफ धर्मा दोबारा ब्रुकलिन ब्रिज के नीचे अपना बोरिया बिस्तरा बिछा लेंगे, या फिर मोदी जी की अगर सनक गई मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प तो सीक्रेट वॉर्स के टाइम अपनी जमीनें बेचने के लिए रेडी हो जाओ। यानी आउटकम जो भी हो, सबसे ज्यादा खतरा नमित भाई को ही है। झगड़ा किसी का भी हो, बेवजह मरता मैं ही हूँ। ट्रम्प की मस्तीखोरी कम पड़ रही हो तो अब वार्नर ब्रोस, जो रामायण को यूएस में डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है, खुद को सरेआम बेचने खड़ा हो गया। भाई कंपनीज के सिर्फ सीईओ चेंज होने में पूरी भसड़ मच जाती है। यकीन नहीं होता तो बॉब चेपेक ने सिर्फ 2 साल डिज्नी का सीईओ बन के क्या तबाही मचाई थी, इसके बारे में जरा पढ़ना। पर यहाँ तो पूरी कंपनी ही बेची जा रही है। तो सोचो अगर नए मेंबर्स को ट्रम्प के लगाए टैरिफ्स देखते हुए एक नॉन यूएस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करना प्रॉफिटेबल नहीं लगा तो, या अकॉर्डिंग टू स्ट्रॉन्ग रूमर्स अगर नेटफ्लिक्स ने वार्नर को खरीद के अपनी स्ट्रीमिंग डोमिनेंस को बरकरार रखने के लिए वार्नर का डिस्ट्रीब्यूशन विंग ही उड़ा दिया। अगर इन एक्सटर्नल चैलेंजेस से हट भी जाओ तो ये सब सुनने को मिलता है। मेरे को लोग पूछते हैं आपका बजट फाइनली क्या होगा, मुझे नहीं मालूम और ना मैं रोज देखता हूँ। ऑब्वियसली इससे इस बंदे की रामायण के टुवर्ड्स श्रद्धा झलकती है। सीखो जिंदगी में सीखो। बट पता नहीं क्यों ये सुन के मुझे उन ड्रीम प्रोजेक्ट्स की याद आ गई जहाँ मेकर्स ने ऐसे ही अंधाधुन पैसे लुटाए थे। I don't know if we have the capacity to make a film like this in India yet.
But I think somebody has to begin. I think somewhere the film has turned out much more than what we thought it will. लेकिन for me it's beyond its box office and beyond what I think the eventuality of the film will be. हाँ, रामायण का केस डिफरेंट है। I mean, तुमने कभी बचपन में सोचा था कि दुनिया की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज इंडियन क्यों नहीं होती? गॉन विद द विंड, स्टार वॉर्स, टाइटैनिक क्यों? मुगले आजम, शोले और डीडीएलजे क्यों नहीं? इस बंदे ने सोचा था। मुझे हमेशा ये लगा कि ऐसा क्यों है कि आज भी 100 साल के बाद हमारी फिल्मों को उस मुकाम पे, उस दर्जे का रिस्पेक्ट नहीं मिलता। और यही सपना पूरा करने के लिए ये बंदा रामायण बना रहा है। डोंट बी सरप्राइज अगर इस प्रोजेक्ट की वजह से तुम लोगों के बच्चे एक ऐसी दुनिया में बड़े हो जहां हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवीज सीक्रेट वॉर्स या अवतार 5 नहीं बल्कि RRR 2 या पुष्पा 3 हो। आई नो ये सब बड़ा काल्पनिक लग रहा होगा, बट खुद ही सोचो 1980s में अगर कोई कहता कि आने वाले टाइम में ऑफ ऑल कंट्रीज इंडिया क्रिकेटिंग वर्ल्ड को डोमिनेट करेगा, एक इंडियन क्रिकेटिंग बोर्ड दुनिया का रिचेस्ट बोर्ड बनेगा, तो तुम भी यही कहते ना? अरे साला तुम लोग पागल है क्या? या देयर इज अ पॉसिबिलिटी आने वाले टाइम में दुनिया का रिचेस्ट प्रोडक्शन हाउस बन के आदि भाई अपना डिज्नी बनने का सपना पूरा कर ले। अरे वो कब से इतना बड़ा गुंडा हो गया? Another dream of mine was to get Broadway in India. Theme park was a huge dream of mine. Still is. साला कीड़ा के औलाद है, मेढक नाल ठोकवा लेगा तो घोड़ा बन जाएगा रे। अब खुद ही सोचो, पूरी इंडस्ट्री की तस्वीर बदलने का ये इरादा कोई भंडारे में खाना खाने जैसा तो है नहीं। खाए पिए और निकले। इसलिए रामायण कैसे ये अचीवमेंट हासिल कर सकती है, उसके लिए हमें लेफ्ट नहीं बल्कि ऊपर देखना चाहिए। लग रहा है दोबारा सखी के बाप से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, कुछ जो चाइना पिछले 15 साल से करता आ रहा है बस वही अब इंडिया को करना है। 2007 में चाइना वॉजंट इवन अमंग द टॉप 10 फिल्म मार्केट्स ऑफ द वर्ल्ड और इंडिया 8th पोजीशन पे था। कट टू 2012, चाइना बिकेम द सेकेंड लार्जेस्ट मूवी मार्केट सिर्फ 5 सालों में। अरे वो कब से इतना बड़ा गुंडा हो गया? जिस साल हम लोग कूद कूद के जश्न मना रहे थे कि दंगल ने चाइना में तबाही मचा दी, 2000 करोड़ कमा लिए, उसी साल चाइनीज फिल्म वुल्फ वॉरियर 2 पहली नॉन इंग्लिश फिल्म बनी टू ग्रॉस मोर देन $500 मिलियन, दैट इज 4000 करोड़। यानी जो अमाउंट नमित भाई को अब रामायण के लिए रिकवर करना है वो चाइना ने 8 साल पहले ही कर रखा है। अभी अपने हाथ को मोड़ दिया। हाँ, मोड़ लिया। अभी इसे घुमा के गांड में डाल दे। मीनवाइल जिस दंगल को हम आज तक हमारी इकलौती इंटरनेशनल सक्सेस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, उसको जरा चाइना में सबसे ज्यादा कमाने वाली फॉरेन फिल्म्स की लिस्ट में सर्च करके देखना। नीचे से टिकट तेरा है यार। लास्ट शायद अब फरहान और राजू फाइनली खुश होंगे। खुश हो गया तू? ठंड पड़ गई तेरे को? इसके बाद 2020 में तो हद ही हो गई। The world's largest movie industry no more. In 2020, China took the crown from the US. मजा आ रहा है। कट टू 2025, जब हम लोग महाअवतार नरसिम्हा का जश्न मना रहे थे, तब वहां की नरसिम्हा दैट इज नीजा 2 18,000 करोड़ सिर्फ और सिर्फ चाइना में कमा के पूरी दुनिया की 5th हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन गई। मतलब नमित भाई का सपना ऑलरेडी इन लोगों ने कच्चा चबा के थूक दिया है। जब से तू मिला ना, अपना तो आतंक ही खत्म हो गया है यार। बहुत अच्छी बात है कि नमित भाई IMAX सर्टिफाइड डिजिटल कैमरा से लेके AI डबिंग तक सारी स्टेट ऑफ द आर्ट चीजें झोंक रहे हैं रामायण में। बट अगर फिल्म ने अपना बजट ही नहीं रिकवर किया तो जा पूछ क्या होगा, ये नमित भाई से ही सुन लो। बट हताश होने का कोई टाइम नहीं है। रामायण जैसे प्रोजेक्ट्स बार बार नहीं बनते। एग्जैजरेशन नहीं होगा ये कहना कि ये हमारे जमाने की मुगले आजम बन रही है। चाइना की फिल्म इंडस्ट्री भी प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट कमा कमा के इस मुकाम पे पहुंची है। सो इट्स टाइम टू थिंक कि कैसे चाइना जैसी या उसे बीट करने वाली सक्सेस इंडिया हासिल कर सकता है। अपना अंदर झांक सिद्धू, है तुम्हारा पास कोई ऐसा मूव? कैसे क्रिकेटिंग वर्ल्ड की तरह फिल्मी दुनिया में भी इंडिया अपना परचम चाइना और US से ऊपर लहरा सकता है। इस खेल में हमारे 2 ट्रम्प कार्ड्स हैं, मतलब हमारे डेफिनेट और दुर्गा, जो बेसिकली अंबानी जी और मोदी जी हैं। जो अल्टीमेटली हमें ये समझाएंगे कि कैसे रामायण के रिलीज के पहले नमित मल्होत्रा के पास एक सुनहरा अवसर होगा, 1 गोल्डन चांस टू डू समथिंग जो हमारे और उनके सपने के लिए संजीवनी बूटी का काम करेगा। और साथ में ये भी रिवील होगा कि US और चाइना से आ रहे दबाव को मात देने के लिए अपना विभीषण कौन होने वाला है। तो सबसे पहले मोदी जी पे आए तो तुमने नोटिस तो किया ही होगा कि साउथ के स्टेट्स नॉर्दर्न स्टेट्स के कंपैरिजन में कितनी बम्पर कमाई करते हैं। यूपी दिल्ली में सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म स्त्री 2 ग्रॉस्ड 135 करोड़ नेट। पंजाब में सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म गदर 2 ग्रॉस्ड 70 करोड़ नेट। कंपेयर दिस टू साउथ, कर्नाटका में अभी कांतारा चैप्टर 1 223 करोड़ एंड काउंटिंग। तमिलनाडु में हाईएस्ट क्रॉसिंग
ग्रॉसिंग फिल्म लियो अ ब्लडी 230 करोड़ नेट। ब्लडी स्वीट। मीनवाइल आंध्र प्रदेश तेलंगाना में RRR अ रोरिंग 395 करोड़ नेट। अगर इतना मैडॉक की कोई फिल्म सारे स्टेट्स मिला के कमा लेती ना, तो कब सोशल मीडिया पे 600 करोड़ के पोस्ट दिखने लगते पता भी ना चलता। अब शादी ब्याह के मामले में आटे में नमक जितना जोड़ तो चलता है ना। और ऐसा सिर्फ इसीलिए है कि साउथ में थिएटर्स ज्यादा हैं। साउथ के सिर्फ 5 स्टेट्स इंडिया के 54% थिएटर्स कमांड करते हैं। और कलेक्शंस देख के पता ही चल रहा होगा कि उन्हें इससे कितना फायदा है। आखिर अपने स्टार्स को पॉलिटिशियंस बना के जिताना साउथ ऑडियंस के लिए मास्टर स्ट्रोक ही साबित हुआ। अब अगर इसे चाइना से कंपेयर करो तो पता चलेगा कितना बड़ा दानव सर पे बैठा हुआ है। पूरे इंडिया में 9 से 10 हजार स्क्रीन हैं, मीनवाइल चाइना में 90,000। 2009 में जब इंडिया के पास 9,000 सिंगल स्क्रीन थी, तब चाइना के पास सिर्फ 4,500 थी। 2011 में ये बढ़ के 10,000 हो गई, 2015 तक 40,000 और आज 90,000। एक टाइम पे तो हर दिन 10-10 स्क्रीन ऐड हो रही थी चाइना में। उससे मेरा क्या फायदा हुआ, मुझे क्या मिला बताओ। अब इसमें मोदी जी के लिए कैच ये है कि शायद ही दुनिया में कोई गवर्नमेंट होगी जिसने चाइना जितने एफर्ट्स लगाए हैं अपनी फिल्म इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में। दानवों की तरह थिएटर खुलवाना तो है ही, बट क्या कभी किसी गवर्नमेंट को फिल्मों के लिए 5 ईयर प्लान डिवाइस करते सुना है? नहीं। चाइना इतने टाइम से करता आ रहा है, वही हमारे यहाँ बस वेव समिट करा के खुश हो लेना है। मिले सुर मेरा तुम्हारा तुम चाचा। जिस साल चाइनीज फिल्में 2022 के बॉलीवुड की तरफ पिट जाती हैं, यानी पानी तक नहीं मांगती, फटाक से गवर्नमेंट $140 मिलियन का प्रोग्राम निकाल देती है, जिससे टिकट प्राइसेस पे भारी सब्सिडी लगे और जनता सस्ते दाम देख के ही सही पर थिएटर तो आए। वहीं हमारे यहाँ प्राइसेस काटना छोड़ो, आए दिन जो सेंसर बोर्ड वेम्पायर की तरह कुछ ना कुछ काटते फिरता है, वो तक इन लोग से नहीं संभल रहा। लुइस लेन की किस नहीं देखने को मिलती है यार, बताओ। नहीं। सोचो चाइनीज गवर्नमेंट सिर्फ अपनी एनिमेशन इंडस्ट्री पे $1.5 बिलियन इन्वेस्ट करके बैठी है, जो इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म रामायण के बजट का 3 गुना है। मेरी समझ में नहीं आता है बुड्ढे, तुम मेरे ही पीछे क्यों पड़ गया है? और भाई चाइना इंडिया से कई गुना ज्यादा डेवलप्ड है। फेयर पॉइंट, इसका जवाब भी है मेरे पास। मतलब ये सोचने वाली बात नहीं है कि चाइना 1950 से लेकर 1990 तक सैकड़ों पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स में घुसा हुआ था, इसके बावजूद वहाँ की जनता इतनी ज्यादा सिनेफाइल कैसे है? आगे बोल रहे यार। तो सही बता दो ना। बस गूगल पे सर्च करना, हाईएस्ट बॉक्स ऑफिस एडमिशंस ऑफ ऑल टाइम। 1970s और 80s की चाइनीज फिल्में ही मिलेंगी। तो चाइनीज गवर्नमेंट ने ऐसा क्या किया कि वॉर्स और पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स के टाइम भी लोग पिक्चरें देखने में मगन थे। जैसे हमारे यहाँ 1 नेशन 1 राशन कार्ड चला था, वैसे ही वहाँ प्रोजेक्ट 2131 चला था। 1 फिल्म 1 विलेज 1 मंथ। उन्होंने रोड शोज और मोबाइल स्क्रीनिंग्स कराने वाली टीम बनाई, जो खास तौर से रूरल एरियाज को टारगेट करती थी। गांव-गांव जाके फ्री में पिक्चरें दिखा के उन्हें सिनेमा के जादू का एडिक्ट बना रही थी। हमारे यहाँ जो सुनने को मिलता है कि सिर्फ 3% पॉपुलेशन थिएटर में फिल्में देखती है। 3 से 3.5 करोड़ लोग थिएटरों में फिल्म देखते हैं। 2 से 3% लोग हमारी आबादी के थिएटरों में फिल्म देखते हैं। इसका सोल्यूशन चाइना ने इतने साल पहले से निकाल के रखा है। सोचो, आज से ये तुम्हारा सीनियर है और तुम उसके जूनियर, समझे? उससे मेरा क्या फायदा हुआ, मुझे क्या मिला बताओ। अब इसमें अंबानी भाई के लिए जो कैच है, इट्स मोर लाइक अ बिजनेस प्रपोजल। Something just came across my desk, John. जिसे अप्लाई करके एक और इंडस्ट्री उनकी मुट्ठी में आ सकती है और PVR आइनॉक्स औकात में। मतलब आजकल के टिकट प्राइसेस देख के खून नहीं खोलता। 400, 600, 800 सारे सब पिक्चर दिखाने का कम और अपने एम्बियंस की वसूली ज्यादा करते हैं। ना मैं कोई बिग बुल नहीं हूँ, तो मे भी ये चीज डम साउंड कर सकती है, बट आई जस्ट फील इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को हॉलीवुड और चाइना से ऊपर उठाने के लिए वी नीड अ जियो टाइप रेवोल्यूशन। जिस जियो के लॉन्च होते ही लोग फेलियर का थप्पा लगा रहे थे, ऐसा गैम्बल अंबानी ने क्या सोच के खेला बताओ? अरे मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार-बार। He gambled on the addictive nature of the internet. He was confident कि सिम फ्री में बांट के इंटरनेट कुछ टाइम के लिए फ्री में दे के जनता को आदत लगने के कारण वो कभी न कभी सब्सक्रिप्शन झक मार के लेंगे ही। अगर लेट्स से ये फ्री वाला पासा भाई ने ना फेंका होता और जितना प्राइस अभी जनता दे रही है, दैट इज 300 350 पर मंथ, उतना प्राइस उन्होंने जियो के लॉन्च के टाइम रखा होता, तो टायर 2 टायर 3 का पेनिट्रेशन होता ही ना। मेजोरिटी लोग तो लेते ही नहीं, नॉट बिकॉज वो अफोर्ड नहीं कर सकते, बट बिकॉज दे नेवर न्यू दैट दे नीड इट। और वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट का रट्टा लगा के अगर मैंने कोई चीज सीखी है, तो इट्स द फैक्ट कि बिजनेस इज द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग नीड। इफ यू गिव पीपल अ गुड इनफ व्हाई, दे विल फिगर आउट द हाउ। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? फ्री में जियो यूज करके सोशल मीडिया एडिक्ट बन के जनता को साइकोलॉजिकल रीजन मिल गया कि आगे चल के इस तगड़े माल के लिए जेब ढीली करना घाटे का सौदा नहीं है। बस यही चीज अगर अंबानी भाई समझ ले, एक गैम्बल
एग्जाम्पल सिनेमा के जादू पे भी खेल ले, यानी ये जान ले कि टेलीकॉम इंडस्ट्री की तरह एग्जीबिशन इंडस्ट्री में भी उनका जेब ढीली करना घाटे का सौदा नहीं होगा। जियो सिम की तरह कोई थिएटर चेन ही एस्टैब्लिश हो जाए, या मे बी ऑलरेडी एस्टैब्लिश सिंगल स्क्रीन को एक्वायर कर लिया जाए, स्पेशली टायर 2 टायर 3 एरियाज में, जो मूवी टिकट्स या तो फ्री में या 50-60 रुपए जैसे अल्ट्रा सस्ते प्राइस में बेचे। को जितना बुरा तो ईशान अवस्थी नहीं फेल हुआ जितनी बुरी आमिर भाई की 100 रुपए वाली स्कीम हुई। इस तरह जो इंडियन जनता थिएटर जाती ही नहीं है, उनके लिए सिनेमा आउटिंग नॉर्मलाइज हो जाएगी, यानी थोड़ी बहुत जेब ढीली करना वुड बिकम नॉर्मल फॉर देम। एंड इन टर्न पीवीआर आइनॉक्स जैसे कॉम्पिटिटर्स को जियो के कॉम्पिटिटर्स की तरह जिंदा रहने के लिए प्राइसेस गिराने ही होंगे, यानी मिडिल क्लास वालों को भी फायदा। एंड इन टर्न वो 90% जनता अनलॉक होने लगेगी जिसकी तादाद इतनी ज्यादा है कि अगर एक टाइम बाद 100 की टिकट दे के भी वो थिएटर आने लगी तो हॉलीवुड और चाइना, मतलब इन मल्टीप्लेक्स के अंधों को नजर नहीं आता क्या? आजकल ट्यूसडेज और सिनेमा डे को फिल्मों के कलेक्शंस भारी जम लेते हैं जस्ट बिकॉज टिकट सस्ती होती हैं। तो व्हाई नॉट डू इट एवरी डे, जिससे ओवर द टाइम थिएटर जाने वाली जनता एंड इंटर्न कलेक्शंस बढ़े। हेंस इट्स टाइम अंबानी भाई सिनेमा के जादू पे भी एक गैम्बल खेल ही दें। या अगर अनंत बाबा के ब्याह में ज्यादा खर्चा हो गया हो तो मार्केट में गुच्चू सी कमी थोड़ी है। अब यहाँ पे नमित भाई के पास रामायण के टाइम गोल्डन चांस ये है कि बिना मोदी जी और अंबानी भाई के वो एक बहुत बड़ा मसला अकेले सुलझा सकते हैं। तुमने ध्यान दिया है कि कई बार साउथ की फिल्में लाइक लियो एंड जेलर यहाँ नॉर्थ की पीवीआर आइनॉक्स जैसी नेशनल चेन्स में नहीं रिलीज होती। ऐसा इसलिए बिकॉज मल्टीप्लेक्स चेन्स चाह रही थी कि ये फिल्में ज्यादा लंबे गैप के बाद ओटीटी पे आए। अगर कोई यूजुअल बॉलीवुड फिल्म होती तो लाचारी दिख जाती, पर तमिल फिल्में थी इसलिए देवर लाइक ये ले। तो सोचो अगर रामायण के टाइम नमित मल्होत्रा जो खुद चाह रहे हैं कि ये गाथा देश के कोने कोने में लोग देखें, मल्टीप्लेक्सेस के साथ डील करते टाइम लोअर टिकट प्राइसेस की कंडीशन रखें, तो दिस इज अ गोल्डन चांस बिकॉज बाहुबली 2 के बाद शायद यही वो फिल्म है जो मल्टीप्लेक्सेस को झुका सकती है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि ये फिल्म चलनी तो है चाहे उनके साथ या उनके बिना। यानी 400-800 की टिकट रखने वाले मल्टीप्लेक्सेस को कंट्रोल करके नमित भाई उस जनता को थिएटर ला सकते हैं जो भारी टिकट प्राइसेस के चलते आज तक नहीं आई। मजबूरी नहीं समझते ये लोग। एंड इन टर्न आगे चल के और प्रोड्यूसर्स में ऐसी डेयरिंग दिखाने की हिम्मत आ सकती है। बट व्हाट अबाउट रामायण्स ग्लोबल सक्सेस? नमित भाई ने भी तो इस फिल्म की असली सक्सेस ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे ही बताई है। देखो चाइना में तो ये फिल्म मोस्ट प्रोबेबली बैन हो जाएगी, मगर क्यों? क्योंकि चाइना की सेंसरशिप में रिलीजन बेस्ड या उनके पीओवी से सुपरस्टिशियस फिल्मों का उतना अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहा है। द पैशन ऑफ द क्राइस्ट और नोआ जैसी हार्डकोर क्रिश्चियन फिल्मों को रिस्ट्रिक्शन फेस करना पड़ा था। तो चाइना की चालाकी और ट्रम्प की गेंद मस्ती के बीच रामायण के लिए क्या चारा बचता है? एक तरफ से पुलिस पीछे पड़ी हुई, दूसरी तरफ से बाइक वाला गैंग पीछे पड़ा हुआ है। हमें एक्चुअली लेफ्ट या ऊपर नहीं बल्कि सबसे ऊपर देखने की जरूरत है। रशिया की फिल्म इंडस्ट्री हो चुकी है बर्बाद। वहाँ की डोमेस्टिक फिल्मों को कोई भाव नहीं देता। मतलब वहाँ सबसे ज्यादा कमाने वाली एनिमेटेड फिल्म है अराउंड 830 करोड़, जो इतने बड़े मार्केट के हिसाब से छोटा नंबर है। हॉलीवुड और एनिमे जो वहाँ के एक पॉपुलर सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट थे, कुछ साल पहले ही पॉलिटिकल रीजंस के चलते वहाँ से हटा लिए गए। जानते हो आखिरी बार ऐसा कब हुआ था? कोल्ड वॉर के टाइम, जब हॉलीवुड फिल्म्स के बैन होने पर रशिया हमारी फिल्मों का दीवाना हो गया था। 1940 से लेकर 1970s तक हाईएस्ट ग्रॉसिंग नॉन इंग्लिश फिल्म्स की लिस्ट चेक करना, ज्यादातर इंडियन पिक्चरें ही मिलेंगी। आवारा, बॉबी, मेरा नाम जोकर, डिस्को डांसर का दीवानापन तो जान ही रहे होगे। बट 1971 में आई कारवां, उस टाइम $44 मिलियन कमाई थी, जो आज के टाइम $367 मिलियन यानी 3200 करोड़ होगा। बस ऐसे ही अगर नमित भाई यूएस और चाइना से थोड़ा हट के रशियन मार्केट की तरफ ध्यान दें, तो मे बी ट्रम्प और चाइना की गेंद मस्ती के बावजूद रामायण अपनी मंजिल हासिल कर सकती है। आफ्टर ऑल रशिया में हमारे कल्चर को लेके इतनी भक्ति भी तो है, एंड यही तो वो सीक्रेट मूव है जो चाइना नहीं समझता। तो उसको बोलना पड़ेगा ना। आर पोटेंशियल एंड विलिंगनेस टू कनेक्ट विद ग्लोबल सेंसिबिलिटीज। भले ही नीजा 2 ने सारे रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं, बट स्टिल चाइनीज फिल्म इंडस्ट्री का शायद डाउनफॉल हो रहा है, बिकॉज नीजा 2 के अलावा चाइनीज जनता ने किसी और फिल्म में उतना इंटरेस्ट दिखाया ही नहीं। 80-90 हजार थिएटर्स तो है, पर आधे से ज्यादा खाली जा रहे हैं, क्योंकि चाइना ने हाल ही में ट्रम्प के टैरिफ्स के चलते हॉलीवुड फिल्म्स पे और भारी रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है। और जो फिल्में चाइना बना भी रहा है, आधी से ज्यादा ऐसी लग रही है मानो गदर 2 को बस थोड़ा ज्यादा बजट दे दिया हो। यानी चाइना अपनी ऐड के चलते अपनी ऑडियंसेस को वो ग्लोबल सेंसिबिलिटी और क्वालिटी वाली फिल्में नहीं दे पा रहा जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री एसएस राजमौली या रामायण के थ्रू पूरी दुनिया को ऑफर करने वाली है। मतलब साफ है, अगर हम चाहते हैं कि आने वाले टाइम में दुनिया की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म्स भारतीय हों, तो एज अ लॉन्ग टर्म प्लान मोदी जी या किसी गुज्जू भाई को बम्पर लेवल्स पे थिएटर खुलवाने होंगे, एंड एज अ शॉर्ट टर्म
प्लान नमित भाई या राजमौली जी को अपनी फिल्मों के टाइम बोल्ड स्टेप्स लेने होंगे टू रिड्यूस द टिकट प्राइसेस एंड टारगेट द अनटैप्ड रशियन मार्केट। तब जाके इतनी सटीक प्लानिंग के थ्रू इंडिया विल फाइनली बी एबल टू डिफीट चाइना। इस पे सबसे पहले मैं कुछ अपने कमेंट्स दे देता हूँ। अच्छा, सारी डिबेट थी कि इंडिया में जो मार्केट होनी चाहिए, जितना उसका साइज होना चाहिए उतना नहीं है, और उसको बार बार कंपेयर किया जा रहा है चाइना की मार्केट के साथ, जो इस वक्त बहुत ह्यूज हो चुकी है। ठीक है, इसमें अच्छी बातें ये है कि आपको ऊपर देखना है। आपको अगर आप कोई स्टेप लेते हैं तो आपको कुछ नहीं पता होता कि आज से 15-20 साल बाद कौन सी मार्केट कहाँ पे कौन सी डोमिनेट कर रही होती है दूसरी मार्केट के ऊपर। इसके अलावा ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह पे सही है। ठीक है, आपको स्ट्रैटेजीज भी बनानी है, आपको इन्वेस्टमेंट भी लेनी है अंबानी से, अडानी से, और उनको एक बिजनेस की अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है। अगर वो इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो मे बी ये गेम चेंजर हो जाए। बट साथ साथ जो यहाँ पे इतना, मेरा ख्याल से ये मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, आप इससे आगे पीछे भी जा सकते हैं, आप कह सकते हैं कि आप गलत भी हैं। आपको डायरेक्टली इस तरह से कंपेयर नहीं किया जा सकता कि चाइना में ये हुआ था तो यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा। अब देखिए, रामायण है, मेरा इसके बारे में कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने देखा नहीं हुआ, लेकिन कुछ वीडियोस बनाए हैं। अब ये प्योरली एक हिंदू या इंडियन कल्चर के रेलिवेंट, जो उनकी सबसे बड़ी एक कह लें कि एक स्टोरी चलती है, और मेरा से उनके बच्चों से लेके बड़ों तक ये मुख्तलिफ उनमें शोज़ में, प्लेज में, डॉक्यूमेंट्रीज में, मूवीज़ में ये स्टोरीज आपने देखी होगी। अब आप इसको लेके आप इसे एक्सपेक्ट अगर करें कि आपको ये वर्ल्ड वाइड सक्सेस दे, तो मेरे ख्याल से ये आपकी कैलकुलेशन भी गलत हो सकती है। बिकॉज जब इसको आप देखेंगे रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दो तरह की आपको चीज़ें मिलेंगी इसमें। एक तो ये है कि आपको डायरेक्ट बैन नज़र आएंगे, जैसे चाइना है, बहुत बड़ी मार्केट है, तो वहाँ पे डायरेक्टली रिलीजन और इन चीज़ों को बैन किया जाता है, और उनको उस तरह से इजाज़त नहीं दी जाती, चाहे वो कोई भी रिलीजन हो। दूसरा यह है कि आपको उस नज़र से देखना है कि दूसरे लोग आपके जो रिलीजन की बेशक कितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको कितना इंटरेस्ट के साथ देखते हैं। तो इस यहाँ से भी आके बहुत सारा चीज़ें एकदम फ्री फॉल की तरह नीचे गिर जाती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। अब इसी को आप बाहुबली के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो वहाँ पे बाहुबली जस्ट रिलीजियस स्टोरी नहीं है। बाहुबली एक फैंटेसी लैंड है, फिक्शन है, सारा कुछ है, लेकिन वो एक स्टोरी है, प्योर एक स्टोरी है। तो वो ऐसी चीज़ अगर आप दुनिया को दें तो वो चल भी सकती है। तो ये एक पॉइंट है। दूसरा ये है कि अगर चाइना के साथ आप देख रहे हैं तो चाइना की वो अगर 1-2-3 मूवी चल रही हैं, मैं वही पॉइंट कहने लगा था, लेकिन बाद में वही क्लियर भी हो गया कि चाइना भी उतनी क्वालिटी की जब कंटेंट नहीं दे रहा ना तो वो नहीं चल रहा। बेशक 90,000 सिनेमाज हैं तो वो नहीं चल रहे सारे। ठीक है, लेकिन जब वो 100 मूवीज़ में से 200 मूवीज़ में से उनकी कोई एक चलती भी है, तो जस्ट बिकॉज द नंबर ऑफ मूवीज़ या उसका उसका जो पूरा पूरा स्कोप है कंटेंट का, उसका इतना बड़ा ह्यूज होता है कि उसमें से 1-2-3 चीज़ें अच्छी निकल ही आती हैं जो वर्ल्ड पे इम्पैक्ट डालती हैं। तो ये टेक्नोलॉजी की बेस पे आप ये कह सकते हैं कि आप उनको चाइना को compete भी कर सकते हैं कि आप भी उस टेक्नोलॉजी को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ तक, लेकिन जब तक एक अच्छा कंटेंट नहीं आता तब तक ये चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। और इसको अगेन मुझे एक चीज़ याद आ गई, जो पॉइंट था, आप उसको नॉर्थ और साउथ इंडिया की इसी चीज़ को आप देख लें। आप कह रहे हैं कि साउथ में इसलिए चलती हैं चीज़ें कि वहाँ पे नंबर ऑफ थिएटर्स ज़्यादा हैं। तो थिएटर ज़्यादा होने से इस चीज़ का ताल्लुक मेरे ख्याल से नहीं है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। थिएटर ज़्यादा होने से अगर मूवीज़ अच्छी चलती हैं तो मेरे ख्याल से कुछ फ़र्क ना पड़ता कि इंडिया में जो इस वक्त डेवलपमेंट हो रही है वहाँ पे थिएटर बनाने में। बट आपको पता है कि जो बॉलीवुड का इस टाइम डाउनफॉल चल रहा है पिछले कुछ सालों से, इसका ताल्लुक स्टोरी लाइन के साथ है, इसका ताल्लुक कंटेंट के साथ है, इसका ताल्लुक थिएटर के साथ नहीं है। मतलब हमने एक मूवी का इंतज़ार किया है बॉलीवुड का भी। मतलब पता होता था कि सलमान खान की फ़लाँ मूवी फ़लाँ मंथ में आएगी, आमिर खान को मूवी बना रहा है, ऋतिक रोशन की फ़लाँ मूवी आने वाली है, तो उसका वेट किया जाता था, और वो जब आती थी तो पता होता था कि जैसे हर बंदा उमड़ पड़ा है वो मूवी देखने के लिए। लेकिन राइट नाउ अगर पिछले 4-5 सालों को निकाल के देखें, आपको एक ही स्टोरी मिलेगी, एक ही बस हीरो हीरोइन, उनकी आपस में लव स्टोरी चल रही है, और देन बीच में थोड़ा सा कोई विलन का किरदार है, और देन एंडिंग। ठीक है, या फिर आपको स्टोरी मिल जाएगी कि बस उठाओ कोई चीज़ लेके चलो, मैं उसको ज़्यादा खुल के तो नहीं बोलूँगा, लेकिन बस
किसी भी, मैं पड़ोसी कह देता हूँ, जहाँ पे वो पड़ोसी का वर्ड वर्ड यूज़ किया जाता है, वहाँ पे ये किया और हमने अटैक किया और ये वो हो गया, ठीक है? तो ये बेशक आप बनाएँ, इस तरह की भी आप बना सकते हैं, लेकिन ये नहीं एक रेपिटेटिवली चीज़ होने लग जाए, वहाँ पे आपको कंटेंट चाहिए लोगों को। साउथ में आप साउथ की कोई मूवी उठा के देखें, आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो हॉलीवुड लेवल का एक स्टोरी लाइन चल रही है। उनकी सस्पेंस देखें, उनके थ्रिलर देखें, उसके अलावा उनकी वो साइको मूवीज़ देखें, तो आपको कुछ चीज़ नज़र आएगी, क्वालिटी नज़र आएगी जिस वजह से चलती हैं। तो इसके ऊपर कंटेंट असल चीज़ है। देन आप जब आपके पास कंटेंट इतना लेवल का हो, देन यू गो फॉर टेक्नोलॉजी, यू गो फॉर मोर थिएटर्स, आप इम्प्रूव करें चीज़ों को, तो देन आई थिंक देन आप ये टाइटल इसको दे सकते हैं कि विल चेंज द सिनेमा फॉर एवर। इसके साथ मैं अपने कमेंट्स को यहाँ पे ख़त्म करूँगा। आपसे मैं पूछूंगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है या मेरे कमेंट्स से इत्तेफाक करते हैं, तो कमेंट्स छोड़ जाइएगा नीचे अपना और लाइक कर दें वीडियो को। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट बड़ी बेहतरीन सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।